नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जैसा कि आपसे वादा किया था, हम प्रतिदिन यूपीएससी स्टैटिक जीके के प्रश्न लाने वाले हैं। आज के सीरीज की ये पहली वीडियो है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को अपने दोस्तों को सभी प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और यहाँ तक कि सभी सोशल मीडियाओं पर शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको एक लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर ज़रूर प्रेस कर दें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राइनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कथन 2, वैश्विक भारतीय गैंडों की लगभग 85% आबादी असम में केंद्रित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2। तो अब इसके विश्लेषण के बारे में बात कर लेते हैं। भूटान की सीमा में लगे पश्चिमी असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान के एक सींग वाले गैंडों की उच्च जीवन प्रत्याशा और जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। जैसा कि 14वीं असम गैंडों की जनगणना से पता चला है, भारतीय गैंडों को एक सींग वाला बड़ा गैंडा भी कहा जाता है और महान भारतीय गैंडा भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी गैंडा है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में IUCN लाल सूची और सूची अनुसूची पशु पर कमजोर के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए हमारा कथन एक गलत है। यह एक बार भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे उत्तरी भाग में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के साथ पाकिस्तान से लेकर भारतीय म्यांमार सीमा तक फैला हुआ था। गैंडों के सींग का अवैध शिकार भारतीय गैंडों के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 14वीं राइनो जनसंख्या अनुमान जनगणना के बछड़ों सहित कम से कम 2613 गैंडों की गणना की गई थी। 2018 में आयोजित पिछली जनगणना के बाद से ठीक 200 गैंडों की वृद्धि में या छलांग हुई। ग्राउंड राइनो हॉर्न का उपयोग पारंपरिक चीन चिकित्सा में कैंसर से लेकर हैंगओवर तक और कमजोर कामोत्तक के रूप में कई तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि वियतनाम में गैंडे का सींग स्टेटस सिंबल माना जाता है। भारतीय राइनो विजन 2020 के तहत एक राइनो पुनः उत्पादन कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पैबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य से गैंडों के स्थानांतरण के अलावा काजीरंगा में वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्रों में अनाथों को हाथ से पाला गया था। वैश्विक भारतीय गैंडों की लगभग 85% आबादी असम में केंद्रित है, जहां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 70% गैंडे हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 2, केवल 2 सही है। तो इस प्रश्न से आपकी परीक्षा के लिए अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो पहला प्रश्न बनेगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा असम के अंदर। अगला प्रश्न बन सकता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1972 के अंदर। और अगला प्रश्न बन सकता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम। तो अगला प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत के 70% गैंडे पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में।
अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय राइनो विजन या राइनो पूर्ण उत्पादन कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया, शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 2006 में। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एजियन सागर हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इस समुद्र से लगती है? 1 तुर्की, 2 मैसेडोनिया, 3 ग्रीस, 4 अल्बानिया। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 1 और 2, ऑप्शन 2 3 और 4, ऑप्शन 3 1 और 3, ऑप्शन 4 2 और 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 1 और 3, तुर्की और ग्रीस के साथ सीमा लगती है। तो अब इसका विश्लेषण के बारे में बात कर लेते हैं। तुर्की ने ग्रीस को एजियन सागर के द्वीपों को विसैन्यकरण करने की चेतावनी दी है। एजियन सागर का सतह क्षेत्रफल लगभग 2,15,000 किलोमीटर स्क्वायर और सबसे गहरे छोर पर 3,544 मीटर की गहराई है। इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और चौड़ाई 400 किलोमीटर है। बोस्फोरस और डार्डेनेल्स जल मरुमध्य एजियन सागर को क्रमशः काला सागर और मरमरा सागर से जोड़ता है। एजियन को मायटोनान सागर और थेरियन सागर में विभाजित किया गया है और यह अफ्रीका और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव पथ पर स्थित है। समुद्र अनातोलिया और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच स्थित है। तुर्की और ग्रीस के बीच स्थित है। ग्रीस के प्रशासनिक क्षेत्रों में से 12 में से 9 समुद्री की सीमा से लगते हैं। तुर्की प्रांत जैसे कि बालिकेसिर, कनकलेले, एडिरने और लजमीर पूर्व में एजियन की सीमाएं हैं। एजियन सागर तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद और विवाद का स्रोत है, जो 1970 के दशक में से उसके संबंधों को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है, एजियन सागर की जो सीमा है वह ऑप्शन 3 तुर्की और ग्रीस के साथ लगती है। तो इस प्रश्न से अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो एजियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर होगा 2,15,000। लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई 700 और चौड़ाई 400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न बन सकता है, कौन सा सागर काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है? तो इसका उत्तर होगा एजियन सागर। ये काला सागर हो गया, मान के चलो ये हो गया मरमरा सागर। इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा वो एजियन सागर करेगा। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, फास्ट रेडियो वर्स्ट FRB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वे प्रकाश की तेज चमक हैं जो कुछ मिलीसेकंड के लिए दिखाई देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। कथन 2, FRB के स्रोत सुपरनोवा के बाद बचे हुए सुपर डैश न्यूट्रॉन तारे हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3। तो इसका हम विश्लेषण जान लेते हैं। खगोलविदों ने एक तेज रेडियो बर्स्ट FRB की सूचना दी है, जिसकी विशेषता एक को छोड़कर पहले से खोजे गए लगभग अन्य FRB से भिन्न है। नवीनतम FRB नाम, इसका नाम है FRB 2019-052B। कई अन्य FRB के विपरीत रेडियो तरंगों के बार बार फटने का उत्सर्जन करता है। इस तरह से व्यवहार करने के लिए पहले केवल एक FRB देखा गया। FRB प्रकाश की चमकदार चमक है जो कुछ मिलीसेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है, इसलिए कथन 1 सही है। पहला FRB 2007 में खोजा गया था, तब से जून 2021 तक 140 और खोजे गए थे।
खगोलविदों ने सुझाव दिया है कि एफआरबी के स्रोत के लिए उम्मीदवार सुपरनोवा मैग्नेटर्स अल्ट्रा मजबूत चुंबकीय वाले न्यूट्रॉन तारे के बाद छोड़े गए सुपर डेट्स न्यूट्रॉन तारे हैं। मैग्नेटर एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। वे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुम्बक है। उसके चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना से 5000 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों सही है। तो इस प्रश्न से अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं? एफआरबी क्या है? तो एफआरबी प्रकाश की चमकदार चमक है जो मिलीसेकंड में दिखाई देती है फिर गायब हो जाती है। तो एफआरबी पहली बार कब खोजा गया? तो इसका उत्तर होगा 2007 में खोजा गया। मैग्नेटर क्या है? मैग्नेटर एक न्यूट्रॉन तारा है। तो मैग्नेटर प्रश्न हो सकता है ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुम्बक कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा मैग्नेटर सबसे शक्तिशाली चुम्बक हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। कैनबिस मारिजुआना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भांग का पौधा और बीज कार्बन ऋणात्मक कच्चे माल हैं। कथन 2, भांग का उपयोग निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। कथन 3, मारिजुआना की बढ़ती और खपत को वैध बनाने वाला चीन पहला एशियाई देश है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 3 1 और 3। ऑप्शन 4 1 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। थाईलैंड ने आधिकारिक तौर पर खाद्य और पेय पदार्थों में मारिजुआना की बढ़ती और खपत को वैध कर दिया है। ऐसे करने वाला वह पहला एशियाई देश बन गया है। कैनबिस, जिसे अन्य नामों से के बीच मारिजुआना के रूप में भी जाना जाता है, कैनबिस संयंत्र के रूप में चिकित्सक या मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली एक मनोदैहिक दवा है। भांग का मुख्य मनोदैहिक घटक है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल THC है, जो पौधे में 483 ज्ञात यौगिकों में से एक है, जिसमें कैनेबिडिओल CBD सहित कम से कम 65 अन्य कैनिबिनोइड्स शामिल हैं। इसका उपयोग धूम्रपान, वाष्पीकरण, भोजन के भीतर या अर्क के रूप में किया जाता है। कैनबिस में पाए जाने वाले कैनबिनोइड्स एक महान उपचारक हैं और आयुर्वेद में भी इसका उपयोग है। इसका उपयोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गठिया मिर्गी, अनिद्रा, HIV, एड्स उपचार, कैंसर जैसी अन्य चिकित्सीय स्थितियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अध्ययन के अनुसार भांग के पौधे और बीज को सुपर फूड्स के रूप में लेबल किए जाने के अलावा यह एक सुपर औद्योगिक कार्बन नकारात्मक कच्चा माल भी है। संयंत्र में प्रत्येक भाग का उपयोग किसी न किसी उद्योग के लिए किया जा सकता है। गांजे का उपयोग वर्तमान में कुछ देशों में जैव ईंधन, जैव प्लास्टिक और यहाँ तक कि निर्माण सामग्री बनाने के लिए भी किया जा रहा है। कॉस्मेटिक उद्योग में भी गांजे के बीजों को अपनाया जाता है। तब इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इससे अन्य प्रश्न क्या हो सकते हैं? एशियाई का पहला एशियाई देश कौन बना है जिसने मारिजुआना को वैध कर दिया है? तो उत्तर होगा थाईलैंड। इसमें कौन सा मनोदैहिक घटक पाया जाता है मारिजुआना के अंदर? इसका नाम है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। और इसका उपयोग किस किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो प्रश्न होगा, तो आंसर होगा इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गठिया मिर्गी, अनिद्रा, HIV, यहाँ तक कि कैंसर में उपयोग किया जाता है और कॉस्मेटिक में उपयोग किया जाता है। तो बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है।
कथन 2, भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। अब इसका विश्लेषण के बारे में बात करें। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग CAQM ने 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विधि अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कोयला सबसे अधिक में से एक है। जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, लोहा और इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में से बिजली पैदा करने के लिए आदि किया जाता है। कोयले से निकलने वाली बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। आज हम इस कोयले का उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों साल पहले बना था, जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे। इसलिए कोयले का बरीड सनसाइड या सनशाइन कहा जाता है, बड़ी सनशाइन कहा जाता है। दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे पर है, अमेरिका तीसरा है, इंडोनेशिया चौथा, ऑस्ट्रेलिया पांचवा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, जिसका उत्पादन लगभग 3,942 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 2.5% की वृद्धि है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल है। कोयले को भी 4 रैंकों में वर्गीकरण किया गया है। पहला एंथ्रेसाइट्स, दूसरा बिटुमिन्स, तीसरा सब बिटुमिन्स और चौथा लिग्नाइट। रैंकिंग कोयले में मौजूद कार्बन के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है और कोयले की ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2 सही है। तो इस प्रश्न से आपके अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं? पहला प्रश्न बनेगा, कोयले निकलने वाली बिजली को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा थर्मल पावर कहा जाता है। कोयले का अन्य नाम क्या है? तो उत्तर होगा बरीड सनशाइन। कोयला दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा चीन में। तो पूछें भारत की क्या स्थिति है? तो कोयले उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। पूछे जाए भारत में कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो उत्तर होगा झारखंड राज्य के अंदर। पूछें कोयला कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर होगा 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, सब बिटुमिन्स और लिग्नाइट। पूछा जाए कि कोयला कौन सा कोयला उच्च कोटि का होता है? तो इसका उत्तर होगा एंथ्रेसाइट्स। यह किस पर निर्भर करता है? यह कोयले में कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, IYCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह जल सुरक्षा के लिए एक पहल है। यह परियोजना पर भारत और अर्जेंटीना के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? कथन 1 केवल 1, कथन 2 केवल 2, कथन 3 1 और 2 दोनों, कथन 4 1 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 सही है। तो इसका विश्लेषण जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया भारत जल सुरक्षा पहल IYC के लिए तकनीकी सहयोग पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं या समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। मुख्य बिंदु हैं IYC विदेश मामलों और व्यापार विभाग, DFAT ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एशिया जल सुरक्षा पहल 87 के तहत एक परियोजना है। इसका उद्देश्य जल संवेदनशील शहर की दृष्टि की दिशा में काम करना, जो एकीकृत जल क्रम के समग्र प्रबंधन पर आधारित है। IYC भारत के जल प्रशासन को मजबूत करेगा और शहरी जल सेवाएं प्रदान करने वाले निवेश करेगा। वंचित समुदाय को विश्वसनीय, सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता करेगा। यह परियोजना जल संवेदनशील शहरी डिजाइन प्रदर्शन परियोजना शुरू करेगी और वितरित करेगी।
यह आवासीय परियोजना कई शैक्षणिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लाभों जैसे छात्रों समुदाय की जल साक्षरता, हरित स्थानों का निर्माण, नीले हरे बुनियादी ढांचे से बेहतर वायु गुणवत्ता और खराब जल निकाय और एक्सी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जीवित प्रयोगशाला भी है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। तो इससे क्या प्रश्न बन सकता है? आवासीय पहल किन दो देशों ने मिलकर शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर शुरू की है। तो यह कैसी परियोजना है? तो इसका उत्तर होगा यह जल सुरक्षा पहल है। जल सुरक्षा पहल है ये आवासीय। अगर पूछा जाए किस विभाग ने इसे शुरू किया है तो इसका उत्तर होगा विदेश मामले और व्यापार विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। सुरुमलाई हिल रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित किया जा रहा है। पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 केरल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 तमिलनाडु में स्थित है सुरुमलाई हिल रेंज। अब इसका विश्लेषण। तमिलनाडु सरकार डिंडिगुल जिले में सुरुमलाई हिल रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित कर रही है। मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के सतत प्रबंधन के लिए जागरूकता पैदा करना है। मुख्य बिंदु तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में सुरुमलाई हिल्स 60,000 एकड़ में फैली हुई है। इसे पूर्वी घाट का प्रेरक माना जा वे डिंडिगुल शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 400 से 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ियाँ कई दुर्लभ और स्थानिक पौधों के भंडार के रूप में कार्य करती है। निचली पहाड़ी श्रृंखला में अधिकतम अशांत झाड़ीदार वन होते हैं, जबकि मध्य पहाड़ी श्रृंखला में अधिकांश भाग पर उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन का कब्जा है। उच्च ऊंचाई पर अर्ध सदाबहार वन का कब्जा है। वुडलैंड सवाना उच्च ऊंचाई पर ढालों के साथ पाए जाते हैं। गोर, तेंदुआ, चीतीदार हिरन, चूहा हिरन, भौंकने वाला हिरन, सियार, सुस्त भालू, जंगली सूअर, भारतीय पेंगोलियन, पतला लोरिस सरीसृप पक्षी की नई प्रजाति इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ सिरुमलाई हिल रेंज तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न से अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो सिरुमलाई हिल रेंज भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु में। और पूछें किस जिले में है? तो उत्तर होगा डिंडिगुल जिले में स्थित है। और सिरुमलाई हिल्स को भारत का पूर्वी प्रेरक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिरुमलाई को भारत का पूर्वी घाट का प्रेरक माना जाता है। और इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा अशांत झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन, वुडलैंड सवाना। और पूछा जाए यह किसके लिए प्रसिद्ध है या कौन कौन से पशु इसके अंदर पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा तेंदुआ, चीतीदार हिरन, चूहा भौंकने वाला हिरन, सियार, सुस्त भालू, जंगली सूअर, भारतीय पेंगोलियन, सरीसृप आदि पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हाल ही में बेले दो जवारी क्षेत्र की चर्चा मीडिया में थी। यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वन में मौजूद है? ऑप्शन 1 टैगा, ऑप्शन 2 वाल्डिवियन वर्षावन, ऑप्शन 3 अमेजन वर्षावन, ऑप्शन 4 बर्मी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 अमेजन वर्षावन। तो बेले दो जवारी क्षेत्र अमेजन वर्षावन में स्थित है। तो इसका विश्लेषण जान लेते हैं। पार तापी नर्मदा परियोजना के संदर्भ में तो इसका जो प्रश्न होगा इसका विश्लेषण नहीं हो पाया हमारा टाइप। तो इसका उत्तर है अमेजन वर्षावन में पाया जाता है वेले दो जवारी क्षेत्र। तो अगला प्रश्न है पार तापी नर्मदा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 परियोजना में पश्चिम घाट के अधिशेष क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ के
घाटे वाले क्षेत्र में नदी के पानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। कथन 2, पार नदी गुजरात के वलसाड से निकलती है। कथन 3, गुजरात के आदिवासी समुदायों के कड़े विरोध के बाद इस परियोजना का रद्द कर दिया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या हैं? ऑप्शन 1, 1 और 2, ऑप्शन 2, 2 और 3, ऑप्शन 3, 1 और 3, ऑप्शन 4, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3, 1 और 3 सही है। अब इसका विश्लेषण। पीएम मोदी गुजरात के वलसाड जिले की पहाड़ियों पर 174 आदिवासी गांवों और 1028 बस्तियों में रहने वाले लगभग 4.50 लाख लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराने वाली एस्टॉल परियोजना का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्र की जनजातियां केंद्र सरकार पर तापी नर्मदा लिंक परियोजना को विरोध कर रही हैं। दक्षिण गुजरात में पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना को क्षेत्र के 3 जिलों के आदिवासी समुदाय के कड़े विरोध के बाद रद्द कर दिया गया था। 1980 की राष्ट्रीय परिचय योजना के तहत परिकल्पन इस परियोजना के पश्चिमी घाट के अधिवेश क्षेत्र से सौराष्ट्र और कच्छ के घाटे वाले क्षेत्र में नदी के पानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें 3 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। नंबर 1, महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली वलसाड से होकर बहती है। सातपुरा से तापी जो गुजरात में महाराष्ट्र सूरत से होकर बहती है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात में महाराष्ट्र और भरूच और नर्मदा जिले से होकर बहती है, इसलिए कथन 2 गलत है। अनुमानित 10,221 करोड़ रुपए की पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना के माध्यम से प्रस्तावित अधिशेष पानी से लगभग 2,32,175 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने की उम्मीद है, जिसमें 61,190 हेक्टेयर लिंक नहर के रास्ते में हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है 1 और 2 कथन सही है। तो इस प्रश्न से क्या अन्य प्रश्न बन सकते हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री एस्टॉल परियोजना का उद्घाटन कहाँ कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य के वलसाड जिले में। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, तो पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो उत्तर होगा गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, पार नदी किस राज्य में बहती है? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। पूछा जाए, ताप्ती नदी गुजरात और कहाँ बहती है? तो गुजरात में महाराष्ट्र और सूरत में बहती है। पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश से निकलती है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई, इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यह सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN के स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित की जाती है। कथन 2, 2022 SDG इंडेक्स में फिनलैंड सबसे ऊपर है। कथन 3, भारत 163 देशों में 121वें स्थान पर था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? ऑप्शन 1, 1 और 2, ऑप्शन 2, 2 और 3, ऑप्शन 3, 1 और 3, ऑप्शन 4, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है 1, 2 और 3, ऑप्शन 4 सही है। हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई। भारत 163 देश में 121वें स्थान पर है। इसमें 2020 में 117वें स्थान पर, 21 में 120वें स्थान पर रखा गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की प्रगति का वैश्विक मूल्यांकन है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के स्वतंत्र विशेषज्ञों में से एक समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2022 में SDG इंडेक्स में फिनलैंड सबसे ऊपर है।
और 3 नार्केटिक देश है, डेनमार्क है, स्वीडन और नॉर्वे हैं। पूर्वी और दक्षिणी एशिया वह क्षेत्र है जिसमें 2015 में एसडीजी के अपनाने के बाद में सबसे अधिक प्रगति की है। बांग्लादेश और कंबोडिया ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने 2015 के बाद एसडीजे पर सबसे अधिक प्रगति की है। इसके विपरीत वेनेजुएला ने एसडीजी इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 4, 1 और 3 सही है। तो इस प्रश्न से अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो उत्तर होगा 121वां स्थान है। 2020 में क्या रही? तो उत्तर होगा 117। 2021 में क्या रही? तो उत्तर होगा 120। अगला प्रश्न बन सकता है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो उत्तर होगा सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा सतत विकास रिपोर्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो उत्तर होगा फिनलैंड। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, को ऐप पर, मौज ऐप पर, टेलीग्राम पर। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कामयाबी तक को ज्वाइन करें और आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दबाकर शेयर करें सभी के पास। कमेंट में अपने सुझाव दें कि वीडियो कैसी लगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन या घंटे को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके लिए एक विशेष सूचना है, हमने एक और चैनल बनाया है कामयाबी तक शॉर्ट के नाम से। हम डेली उसमें लगभग 5-6 वीडियो शॉर्ट डालते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई के लिए कामयाबी तक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। कल मिलते हैं अन्य नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।